और दूसरा होता है परमानेंट। ये होते हैं दो तरह के प्लांट के टिश्यू होते हैं। टिश्यू चैप्टर में पढ़ना भी है वैसे। तो इन दोनों में अगर देखा जाए तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में वैक्यूल्स नहीं होते। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में वैक्यूल्स नहीं होते हैं क्योंकि इसका काम होता है विभाजन करना। क्या करना? अब विभाजन करना है। अब इसमें इतना बड़ा गटर ही आ गया तो विभाजन कैसे करेगा? इसलिए ये नहीं रखता है, इसके पास होता ही नहीं है। बस इसके पास होता है, ये विभाजन नहीं कर सकता है। तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं इन प्लांट्स वैक्यूल एब्सेंट इन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू but present in permanent tissue। ये थोड़ा सा हम लोगों ने थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ लिया, चलो कोई बात नहीं है। तो आपके मन में ये कंफ्यूजन खत्म हो गया ना? क्या सभी प्लांट में पाया जाएगा? तो देख लो आप, सभी प्लांट के सेल में नहीं पाया जाएगा। भाई ये एनिमल लिखते हैं ना, तो आपको माइंड में आना चाहिए एनिमल के सेल के अंदर। क्या? क्योंकि सेल के अंदर का स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं ना। तो एनिमल लिख रहे हैं तो मतलब उसके सेल में, प्लांट लिख रहे हैं तो उसके सेल में, है ना। तो परमानेंट टिश्यू में होता है, अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के कोशिकाओं में नहीं होता है। ये था ऑकुरेंस। ऑकुरेंस के बाद हम लोग चलते हैं वैक्यूल का स्ट्रक्चर। तो वैक्यूल्स का अगर स्ट्रक्चर आप देखोगे, यह है वैक्यूल्स। वैक्यूल जो है खुद जो है एक मेम्ब्रेन से घिरा होता है जिसको कहा जाता है टोनोप्लास्ट, और इसके अंदर जो पदार्थ होते हैं इसको कहा जाता है सेल सैप। तो एक पॉइंट हमें लिखना पड़ेगा, नहीं तो ये बुरा मान जाएगा। तो यहां पर क्या लिखेंगे? वैक्यूल आर मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, मतलब मेम्ब्रेन से घिरा हुआ। ठीक है, मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर इन सेल। टोनोप्लास्ट रिप्रेजेंट मेम्ब्रेन। ठीक है। सेल सैप, सेल सैप जो आपको दिख रहा है, सेल सैप क्या है? सेल सैप वैक्यूल्स के अंदर प्रेजेंट नॉन लिविंग फ्लूइड होता है। क्या होता है भाई? नॉन लिविंग मतलब, नॉन लिविंग मतलब कुछ होता है मृत, मरा हुआ, नॉन लिविंग फ्लूइड है। उसके अलावा इसके अंदर आपको क्या क्या मिलने वाला है? सेल सैप के अंदर क्या मिलेगा? तो वैक्यूल क्या करता है, सेल के अंदर जितना भी एक्स्ट्रा मटेरियल है सब अपने अंदर ले लेता है। तो इसके अंदर आपको क्या मिल सकता है? वाटर मिल जाएगा, एसिड मिल जाता है, ऑर्गेनिक एसिड, विटामिन्स जिसको विटामिन्स भी बोलते हैं हम लोग। उसके अलावा वेस्ट मटेरियल, वेस्ट मटेरियल जो वेस्ट मतलब बोलते हैं ना टाइम वेस्ट कर दिया, वेस्ट मतलब होता है बर्बाद, हानिकारक। वेस्ट मतलब हानिकारक, ठीक है। वेस्ट मटेरियल, वेस्ट मटेरियल
उसके बाद कुछ पिगमेंट्स भी होते हैं। पिगमेंट्स का नाम सुनते ही आपको सावधान हो जाना चाहिए। पिगमेंट्स मतलब वैसे पदार्थ जो कलर दे, क्या दे, रंग प्रदान करे। होली में जो हम लोग वो जो लाते हैं खरीद के, जिसको पानी में डालते हैं, तो वो पिगमेंट ही होता है। इसको हिंदी में कहा जाता है रंजक, जो रंग उत्पन्न करे। क्या करे? रंग उत्पन्न करे, पिगमेंट्स कहा जाता है। तो सेल सैप में पिगमेंट्स की बात हुई तो दो प्रकार के पिगमेंट्स होते हैं। दो प्रकार के पिगमेंट्स देखने को मिलते हैं। एक को कहा जाता है एंथोसाइनिन, और दूसरा जो होता है एंथोकलर। दो तरह के पिगमेंट आपको, अब जरूरी नहीं है सब में मिल जाए, लेकिन जनरली वैक्यूल्स में पाया जाता है। ठीक है। ये जो एंथो कलर है, इसका हम लोग याद करते थे बचपन में। एंथोसाइनिन है। देखो साइनिन जहां पर भी आए ना, तो उसका मतलब होता है ब्लू। क्या होता है? ब्लू। जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी का नाम सुने आप लोग, उसको कहा जाता है साइनोबैक्टीरिया। साइनो जहां जाए उसका मतलब होता है ब्लू। तो ये कौन सा कलर देगा भाई? ब्लू। और एंथो कलर या येलो कलर देता है। मतलब ये ब्लू कलर देता है, ब्लू होता है, और ये येलो होता है। इन दोनों का काम होता है फूलों को रंग देना। फूल का जो रंग होता है, फूल का कौन सा पार्ट होता है जो रंगीन होता है? फूल का पार्ट पढ़े आप लोग बचपन में? पेटल, क्या बोलते हैं उसको? एगो ग्रीन कलर का होता है, उसको सेपल बोलते हैं, जिसको शायद बाह्य दलपुंज भी शायद हिंदी में बोला जाता है। उसके बाद जो रंगीन पार्ट होता है, कलरफुल पार्ट, उसको पेटल बोलते हैं। दलपुंज, क्या बोलते हैं उसको? दलपुंज बोलते हैं। तो उनका जो कलर होता है, ये पिगमेंट्स पूरा करते हैं उनका कलर। तो सेल सैप में आपको दिख गया, यह क्या है? नॉन लिविंग फ्लूइड होता है। इसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है? वाटर होता है, ऑर्गेनिक एसिड होता है, विटामिन होता है, वेस्ट मटेरियल होता है। उसके अलावा इसमें कैल्शियम कार्बोनेट भी पाया जाता है। सेल सैप में कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाता है, जिसको हम लोग सिस्टोलिथ भी कहते हैं। सिस्टोलिथ। तो ये सब चीजें यह आपको वैक्यूल्स में पाए जाते हैं। अब आपके मन में होगा कि क्या ये यूजफुल हैं? ये जितने पार्ट चीजें हैं, ये क्या सेल के लिए यूजफुल हैं? आंसर क्या होगा? नहीं है। डस्टबिन में जो चीज आपने डाल दी यूज का है क्या? नहीं है। तो एनसीईआरटी सीधे शब्दों में लिखती है, नॉट यूजफुल फॉर सेल। सेल के लिए यूज नहीं है, उसका जरूरत नहीं है। ठीक है। अब बोलोगे कि विटामिन है तो ये तो यूजफुल है, लेकिन सेल उसका यूज नहीं करता है। खाना ले लेते हो, आधा खाया आधा छोड़ दिया, कहाँ फेंक देते हो? अब नहीं है यूजफुल वो, फिर दोबारा खाते हैं? नहीं खाते हैं। तो उसी तरह ये भी चीज है, जो चला गया चला गया, खाना नहीं है। तो ये वैक्यूल का कहानी है। अब वैक्यूल अब ये सब चीजें जमा करता है, तो इसका कार्य भी बहुत ज्यादा है। इसका फंक्शन ये समझ में आया ना सबको? वैक्यूल समझ में आया जी? राइबोसोम कुछ लोगों को नहीं आया होगा, आज नए आए होंगे, वो पिछले क्लास में पढ़े थे। वैक्यूल समझ में आ गया ना? कहाँ प्रेजेंट होता है भाई? सेल के अंदर। कौन से सेल्स में पाया जाता है? एनिमल में जनरली एब्सेंट होता है, मेनली प्लांट में पाया जाता है। और इतना पाया जाता है कि देख रहे हैं आप, 90% जगह यही अकेले घेर लेता है ना?
उसके बाद थोड़ा सा हमने ये नॉलेज के लिए, हालांकि ये नीट में तो नहीं आएगा, ये वाला आएगा, ये वाला नहीं पूछेगा, लेकिन ये नॉलेज के लिए जरूरी है। आप लोग वैसे भी आगे पढ़ोगे तो ये ध्यान में आ जाएगा, मेस्टमेटिक टिश्यू में नहीं होते। स्ट्रक्चर की बात करें, वैक्यूल क्या है भाई, सिंगल मेम्ब्रेन से घिरा हुआ होता है। उसमें इस मेम्ब्रेन का सोचो नाम है, आपने बहुत चीजें पढ़ी, क्लोरोप्लास्ट का मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया का मेम्ब्रेन, गोल्जी बॉडी का किसी का नाम नहीं था मेम्ब्रेन का, खाली बोलते थे आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, यही बोलते थे ना। लेकिन देखो पहला मेम्ब्रेन है जिसका नाम रखा है साइंटिस्टों ने। अब नाम काम से होता है ना, कितना काम कर रहा है, कचरा उचड़ा को समेट रहा है, सेल को साफ रख रहा है, तो बड़का काम है। और ये रोकने वाला है, बाल्टी टूट जाएगा तो क्या होगा, कचरा घर में आ जाएगा, फिर तो वो टूटना नहीं चाहिए। तो ये मेम्ब्रेन इसलिए इज्जत दिया गया इसको, क्योंकि यह रोक के रखता है। फट जाएगा तो फिर सेल क्या होगा, गंदा हो जाएगा, पूरा घर गंदा। तो वही चीजें हैं, समझ में आ गया ना, क्या क्या होता है इसको याद रख लेना, ठीक है। अब कहाँ चलते हैं हम लोग, फंक्शन। क्या चलते हैं, छोटा सा है पार्ट, छोटा सा पार्ट, एनसीईआरटी में तो 5 लाइन में नहीं, ज्यादा लाइन है, कुछ लाइन में इसको निपटा दिया, कुछ है भी नहीं इसमें ज्यादा। फंक्शन समझो इसका, फंक्शन ऑफ वैक्यूल्स, फंक्शन ऑफ वैक्यूल्स। क्या क्या फंक्शन है भाई, पहला काम, वैक्यूल क्या स्टोर करता है, एक्सेस वाटर। क्या करता है, अगर सेल के अंदर ज्यादा वाटर है तो इसके अंदर आ जाए, उसके बाद क्या करता है, सेल से जो भी वेस्ट मटेरियल है उसको रिमूव कर देता है और अपने अंदर ले लेता है। तो क्या लिखेंगे, वैक्यूल रिमूव वेस्ट मटेरियल फ्रॉम सेल, सेल से या रिमूव कर देता है। रिमूव भी करता है और अपने अंदर में क्या करता है, स्टोर भी कर लेता है। उसके बाद अभी बताया आपको कि वैक्यूल जो है उसमें पिगमेंट्स होते हैं और वह फूलों को कलर देता है। फूलों मतलब पेटल को, फूल के अंदर ही पेटल ही तो कलरफुल होता है। तो क्या करता है वैक्यूल, प्रोवाइड कलर टू पेटल्स। तो वैक्यूल प्रोवाइड, प्रोवाइड मतलब प्रदान करना, देना। वैक्यूल प्रोवाइड कलर टू पेटल्स। पेटल समझ में नहीं आ रहा है तो फ्लावर डायरेक्ट रखिए, फूलों का रंग, तो कलर देता है। और कलर आप लोग देख रहे हो, येलो, रेड भी हो सकता है, ऑरेंज भी हो सकता है, ब्लू भी हो सकता है, हर तरह का यह कलर देता है। अब देखो सबसे जो इंपॉर्टेंट है वैक्यूल का, कि ये जो है यह सेल से अवशोषित कर लेता है जो भी एक्स्ट्रा पदार्थ है, मटेरियल है। तो सेल को आखिर फायदा क्या होता है, क्लीन तो होता है, ये तो मान ही रहे हैं, क्लीन तो कर ही रहा है। उसके अलावा मेन जो फायदा है ऑस्मो रेगुलेशन। नया टर्म आपके लिए आया है, आप लोग कभी इसका नाम नहीं सुने होंगे, ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन मतलब होता है बॉडी के अंदर, सेल के अंदर सॉल्ट और वाटर का
बैलेंस करना। वाटर और सॉल्ट का बैलेंस होना जरूरी है क्या? सॉल्ट और वाटर का जरूरत होता है हमारे शरीर में। तो आपको एक एग्जांपल देंगे तब आपको समझ में आएगा क्या जरूरत है। कभी किसी को दस्त हुआ है? उल्टी और दस्त दोनों हुआ है, क्या होता है उसके बाद? पानी चढ़ाना पड़ता है ना। उससे पहले ओआरएस का घोल पीते हैं। तो ओआरएस जो पीते हैं उसमें क्या होता है, कभी देखे हो पन्नी को? पन्नी के ऊपर लिखा होता है बहुत सारा, क्या होता है उसमें ओआरएस में? या एक और होता है, क्या बोलते हैं जी उसको? ओआरएस के अलावा एक और चीज होता है ना। हाँ वही समझ लो ओआरएस ही। तो उसमें आपको बहुत तरह के सॉल्ट होते हैं, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, सारा सॉल्ट होता है। जब आप उल्टी कर रहे हो या दस्त हो रहा है आपको, तो आपके शरीर से पानी और सॉल्ट निकल जा रहा है। ओआरएस पिया फिर भी उल्टी करते जा रहे हो, मतलब आपको प्यास लग रहा है, पानी पीते हो उल्टी कर देते हो, तो आपके शरीर में पानी और सॉल्ट कम हो गया। अब ज्यादा हो जाता है तो क्या होता है, देखते हो उस आदमी को गौर किए हो कभी? क्या हो जाता है, आंख उख लगता है बंद हो जाएगा उसका, इतना कमजोरी आता है। सोचिए आपके शरीर के लिए पानी और सॉल्ट कितना जरूरी है। जब ज्यादा प्रॉब्लम हो जाता है हम चले जाते हैं डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर पास पानी चढ़ाता है, तो क्या होता है वो पानी? वाटर होता है। वो क्या होता है? मेडिकल वाटर होता है, डिस्टिल वाटर होता है। और उसमें देखना इंजेक्शन से कुछ डालते हैं। वो क्या डालते हैं? सॉल्ट वाटर नस के द्वारा आपके शरीर में चला गया, बैलेंस हो गया। तो सोचो कितना जरूरी है। अगर उस पेशेंट को छोड़ दिए ना, इसे नहीं लेके डॉक्टर के पास, सुबह तक स्वाहा हो जाए। तो इतना जरूरी है आपके लिए वाटर और सॉल्ट। आपके लिए जरूरी है, सेल के जरूरी नहीं है क्या? जरूरी है, ठीक है। अब आप लोग को एक चीज बताते हैं, हमारे शरीर में जो ऑस्मोलरिटी है, मतलब सॉल्ट और वाटर का जो कंसंट्रेशन है, वह कितना होना चाहिए? 300। समझ लो, अभी पूरा डिटेल नहीं बताएंगे, अभी झूठ में खिचड़ी पक जाएगा। 300 मिली ऑस्मो होता है, इतना होता है। इससे घटना, इससे बढ़ना बहुत दिक्कत होता है। तो हमारा शरीर में पानी और सॉल्ट का बैलेंस होना जरूरी होता है। पानी कम हो गया तो क्या होता है, क्या करते हैं हम लोग? नहीं, पानी कम हो रहा है आपके शरीर में, तो आपके शरीर में क्या होगा? पानी कैसे पूरा करोगे आप? पानी पिएंगे, क्या करेंगे? जैसे आपके शरीर में पानी कम होगा, तैसे ही हमारे शरीर में बहुत सारा ऑस्मो रेगुलेटर होता है। वो ऑस्मो रेगुलेटर जाकर के हमारे ब्रेन के हाइपोथैलेमस को सिग्नल देता है। और हाइपोथैलेमस में एक सेंटर होता है जिसको बोलते हैं थर्स्ट सेंटर। क्या बोलते हैं? थर्स्ट मतलब होता है प्यास। प्यास वाला सेंटर जैसे ही चालू हो जाएगा, तैसे ही आपको प्यास लग जाएगा। प्यास लगेगा, पानी खोजोगे, पी लोगे। हरदम प्यास लगता है, कब लगता है? जब पानी कम है। वो भी आपको बता रहा है हाइपोथैलेमस, थर्स्ट सेंटर। भूख लगना, वह भी यहीं पर है, हंगर सेंटर। पानी पी लिया आपने, समझ रहे हो? तो फिर ये बैलेंस हो जाता है। इसी चीज को कहा जाता है ऑस्मो रेगुलेशन। सेल के अंदर जो ऑस्मो रेगुलेशन है, वह कौन करता है बैलेंस? ये करता है भाई, बहुत जरूरी है। सॉल्ट और सोडियम के बारे में सुना होगा आपने। सोडियम का शरीर में कमी हो गया तो बार बार आदमी बेहोश होने लगता है। कोई भी आदमी बेहोश हो जाता है तो उसमें सोडियम कम है। सोचो खाली एक सोडियम के कारण क्या हो रहा है, हल्ला गदाल हो गया।
तो बहुत जरूरी है हमारे शरीर में सॉल्ट और वाटर का। उसी तरह प्लांट में भी है, प्लांट में भी है। अच्छा, प्लांट में तो ये कर रहा है बैलेंस, वैक्यूल कौन कर रहा है? हमारे शरीर में कौन करता होगा? किडनी। कौन करता है? किडनी ही आपके शरीर में पानी और सॉल्ट का बैलेंस करता है। 11th में ही पढ़ना है ऑस्मो रेगुलेशन, लेकिन पढ़ेंगे हम लोग जब ह्यूमन पढ़ेंगे तब वहां पढ़ेंगे। तो अगला जो पॉइंट लिखेंगे, वैक्यूल तो ये किस सेल के लिए भाई? ये प्लांट के लिए, हमारे लिए नहीं है, प्लांट के लिए है। ऑस्मो रेगुलेशन के बारे में अगर लिख दें हम इसको शॉर्ट में, क्या लिख देंगे? शॉर्ट में लिखते हैं बैलेंस ऑफ पानी प्लस सॉल्ट। मतलब क्या होता है? नमक। खाली नमक ही होता है। सॉल्ट मतलब हम लोग क्या बोलते हैं? नमक। नमक का फॉर्मूला मालूम है किसी को? क्या होता है? NaCl। तो दुनिया में खाली यही सॉल्ट है, और भी सॉल्ट है। जैसे आप लोग को कैल्शियम कार्बोनेट KCl है ना, CaCl, बहुत सारा है सॉल्ट, अनगिनत है। आप लोग पढ़ोगे इसको बाद में, केमिस्ट्री में पढ़ोगे तब। तो सॉल्ट मतलब हम लोग जनरली NaCl मानते हैं। तो पानी और सॉल्ट का बैलेंस करना, तो वैक्यूल इसमें इन्वॉल्व है। लास्ट पॉइंट, अब ज्यादा पॉइंट इसमें नहीं लिखाएंगे। लास्ट पॉइंट है वैक्यूल मेंटेन, फिर एक नया शब्द आ गया आपके लिए, वैक्यूल मेंटेन टर्जिडिटी, फिर नया टर्म आ गया। सेल बायोलॉजी में बहुत सारा नया टर्म होता है। टर्जिडिटी, टर्जिडिटी के बारे में भी समझाना ही पड़ेगा। ये मान लीजिए कोई सेल है ना। टर्जिडिटी क्या होता है? जैसे ये सेल है और इसका ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये सेल वॉल है, ये सेल वॉल है, जानते हो आप लोग? सेल वॉल जानते हैं ना, सेल का बाउंड्री होता है चारों तरफ प्लांट का। तो देखो, सेल के अंदर अगर पानी है तो वो जो पानी है वह चारों तरफ फोर्स लगाता है, बल लगाता है, प्रेशर लगाता है। क्या लगाता है? प्रेशर लगाता है। इस प्रेशर को कहा जाता है टर्गर प्रेशर। सेल के अंदर वाटर है या फिर साइटोप्लाज्मा है, वो क्या करेगा? अपोजिट डायरेक्शन में बाहर की ओर क्या करेगा? फोर्स लगाएगा। लगाएगा ना जी, लगाएगा। तो इसको कहा जाता है टर्गर प्रेशर। उसके बदले में सेल वॉल जो होता है वह अंदर की ओर फोर्स लगाता है और उसको क्या करता है? बैलेंस कर देता है। इसको कहा जाता है वॉल प्रेशर। ठीक है। अब ये जो टर्गर प्रेशर है, ये इस सेल को, टर्गर प्रेशर और वॉल प्रेशर मिलकर के इस सेल का शेप को मेंटेन कर देता है। क्या कर देता है? सेल का शेप मेंटेन कर देता है। इसी घटना को कहा जाता है टर्जिडिटी। इसी को क्या बोलते हैं? बैलून है, फुला रहे हो तो बैलून का जो शेप है वो कौन मेंटेन किए हुए? फुलाने के बाद हाँ, उसके अंदर आप कुछ डाले हो ना, एयर डाले हो ना, मुंह वाला एयर, तो वही तो उसको मेंटेन कर रहा है। वही एयर निकाल दो, क्या होगा? पचक जाएगा कि नहीं? उसका शेप गड़बड़ा गया।
तो यहां पर शेप जो है वह वाटर मेंटेन कर रहा है, जिसको बोलते हैं टर्गर प्रेशर, और इस घटना को कहा जाता है टर्जिडिटी। क्या बोलते हैं इसको? टर्जिडिटी। तो टर्जिडिटी के कारण ही सेल का शेप मेंटेन रहता है, इसको कहा जाता है टर्जिडिटी। तो वैक्यूल टर्जिडिटी मेंटेन करके रखता है, क्योंकि इसके अंदर पानी है ना, तो ये पानी बल लगाते रहता है हमेशा और मेंटेन रखते रहता है। समझ गए? तो यह वैक्यूल का कार्य हो गया। इसमें से मेरे हिसाब से कोई भी ऐसा वर्क नहीं है जो आपको समझ में नहीं आया होगा। है क्या कोई ऐसा फंक्शन? ये वाला थोड़ा सा लगता होगा, टर्जिडिटी, है ना, ऑस्मो रेगुलेशन, बैलेंस करना, कलर देना, क्योंकि इसके पास क्या है? पिगमेंट्स। क्या है इसके पास? पिगमेंट्स, है ना, इसके पास क्या है? पिगमेंट्स। तो इसके पास पिगमेंट है, तो यह क्या करेगा? पिगमेंट का नाम है एंथोसायनिन, एंथोकलर, है ना, पिछले डब्बे में ही लिखाया था हमने, है ना, पिछले डब्बे में लिखा है सेल सब के अंदर में ये सब चीजें पाई जाती हैं। तो हो गया ये हमारा वैक्यूल कंप्लीट। क्या हो गया भाई? वैक्यूल हमारा कंप्लीट हो गया। डायरेक्ट आ गया। अच्छा, थोड़ा सा अभी नोट्स बचा है, रुक जाओ, वैक्यूल्स का। इसमें लिख दिया। अब देखो कुछ चीजें और बताएंगे। नोट, ये सेल है और इसके अंदर प्रेजेंट ये वैक्यूल्स है, वैक्यूल है, ठीक है। देखो वैक्यूल क्या करता है, इस सेल के अंदर जो भी एक्सेस है उसको अपने अंदर या लगातार स्टोर करते रहते हैं, जिसके कारण इसके अंदर का जो कंसंट्रेशन है वह सेल के कंसंट्रेशन से बढ़ जाता है। ये देखो ये वैक्यूल है, और ये क्या है भाई? ये है साइटोप्लाज्मा। ये क्या है पता है ना आपको? साइटोप्लाज्मा होता है। यह है वैक्यूल। तो वैक्यूल के अंदर गाढ़ा जरूर होगा। क्या होगा यार? अरे भाई नहीं होगा गाढ़ा, होगा ज्यादा कंसंट्रेशन होगा इसके अंदर। तो जिसके कारण साइटोप्लाज्मा का कंसंट्रेशन कम है, वैक्यूल का कंसंट्रेशन ज्यादा है, क्योंकि इसके अंदर सामान है भाई, भरा हुआ है। तो कंसंट्रेशन ज्यादा है, लेकिन सभी चीजों को आना किसके अंदर है? वैक्यूल के अंदर ही आना है। तो जब भी कोई भी पदार्थ साइटोप्लाज्मा से वैक्यूल की ओर जाता है तो उसको अगेंस्ट कंसंट्रेशन जाता है, मतलब उल्टी दिशा में बहता है। इसमें ज्यादा है, इसमें क्या है? कंसंट्रेशन ज्यादा है, इसमें कम है। तो कम से ज्यादा जाना क्या होता है? उल्टा जाना होता है ना? नहीं होता है जी। आसान क्या है? हाई से लो कि लो से हाई? हाई से लो जाना आसान होता है, वो है प्रकृति के नियम के। लेकिन लो टू हाई जाना वो क्या होता है? अगेंस्ट। आप पढ़ाई कर रहे हो तो बताओ, पढ़ना नेचुरल फिनोमिना है या अननेचुरल है? अननेचुरल होता है भाई।
ये प्रकृति ने नहीं बोला है कि आप पढ़ो, प्रकृति ने बोला है आप खेलो कूदो एंजॉय करो खाओ पियो, है ना। तो जीवों का निर्माण इसीलिए हुआ है, खाइए पीजिए मरिए, जन्म लीजिए खाइए पीजिए और मर जाइए। लेकिन वो खाना पीना हम लोग को पैसे से मिलता है, किसे मिलता है? तो पैसा कमाने के लिए हम लोग को पढ़ना पड़ता है, इंजीनियर बनना पड़ता है, डॉक्टर बनना पड़ता है। गाय भैंस कभी इंजीनियर डॉक्टर नहीं बनता है, क्योंकि उसको फ्री में खाना मिलता है। उसको भी अगर खाना मिलता तो वह भी कंपटीशन की तैयारी करता है, करता जरूर करता। तो यहां पर भी वही है। तो यहां पर जो पदार्थों का आना जाना है वह अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। अब देखो आप लोग को थोड़ा सा एक और चीज बताते हैं। ये आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में भी आ जाता है कभी कभी, लेकिन आपको फिजिक्स में बहुत आएगा ग्रेडियंट। डीपीपी बाद में बनाना है, थोड़ा देर बाद बनाना है, अभी रख दीजिए। ग्रेडियंट मतलब होता है हाई टू लो चेंज। क्या होता है? चेंज मतलब क्या होता है? चेंज मतलब जब हम लोग ज्यादा से कम को घटाते हैं तो उसी को चेंज कहा जाता है। जैसे आप लोग फिजिक्स में पढ़ोगे डेल्टा लिखोगे, उसमें मैथमेटिक्स पढ़ेगा उसमें डेल्टा लिखा होगा। डेल्टा मतलब होता है चेंज। क्या होता है भाई? और चेंज कब आता है? न्यूटन का नियम कोई पढ़े हो? अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, नहीं हुआ है ना? तुम लोग फिजिक्स नहीं जा रहे हो क्या? अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। वहां पर पढ़ोगे न्यूटन का फर्स्ट लॉ। 3 लॉ होता है ना, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ। फर्स्ट लॉ लॉ ऑफ इनर्शिया होता है, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ। तो उसमें आप लोग पढ़ोगे रेट चेंज इन फोर्स इज कॉल्ड मोमेंटम। चलो अभी पढ़े नहीं तो ये समझाने से कोई फायदा नहीं है। अच्छा, कोई कोई बच्चा यहाँ एक्सेलरेशन जानता है? एक्सेलरेशन कुछ लोग जानते हो? त्वरण बोलते हैं ना उसको हिंदी में। क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यही होता है ना। जैसे एक्सेलरेशन बराबर क्या लिखते हैं? v/t। रेट चेंज देखो यहां पर लिख रहे हैं हम लोग, रेट मतलब क्या होता है समझ जाना, फिजिक्स में बहुत काम आएगा। रेट मतलब होता है किसी भी चीज को अगर टाइम से भागा दे दो उसको रेट बोलते हैं। रेट लिखा हुआ है मतलब टाइम से भागा दिया हुआ है। जैसे आप लोग मोमेंटम पढ़ोगे, मोमेंटम को कहा जाता है रेट चेंज इन वेलोसिटी एंड मास बाय टाइम। टाइम जहां पर भी है रेट होगा। और ये रेट आपको बायोलॉजी में बहुत जगह आएगा। रेट मतलब क्या होता है? क्या होता है? डिवाइड बाय टाइम। क्या होता है? टाइम से विभाजित करना किसी चीज को रेट कहते हैं। अब चेंज मतलब क्या होता है? चेंज मतलब बड़ा माइनस छोटा। लिखा रहेगा फलना टाइम में वेलोसिटी 20 है और चिल्ला टाइम में वेलोसिटी 40 हो गई, तो एक्सेलरेशन क्या है? तो आप लिखोगे 40 - 20 बटा जो भी टाइम है। तो चेंज मतलब क्या होता है? बड़ा मतलब माइनस, बड़का मतलब बड़का नहीं गड़बड़ा रहा है, बड़ा माइनस छोटा। ये आपको ध्यान रखना है।
ग्रेडियंट मतलब क्या होता है? चेंज। ग्रेडियंट मतलब क्या होता है भाई? चेंज ही होता है। और चेंज मतलब क्या होता है? बड़ा माइनस छोटा। अब इसका उल्टा करेंगे तब, अगेंस्ट करेंगे तब क्या होगा? छोटा माइनस बड़ा। तो यहां पर क्या होता है? छोटा कम मतलब छोटा, ये बड़ा। कहां से कहां जा रहा है? कम से ज्यादा। तो क्या होगा? अगेंस्ट ग्रेडियंट। इस चीज को इसलिए समझा रहे हैं, या आपको बायोलॉजी में हर जगह लिखा दिख रहेगा, बहुत जगह। समझे नहीं रहेंगे तो इसे रट करके निकल जाएंगे, समझे रहेगा तो समझ में आएगा। तो हम क्या कहना चाह रहे हैं? आते हैं हम लोग अपनी दुनिया में। कहाँ आ रहे हैं? अपने दुनिया में आ रहे हैं कि वैक्यूल का कंसंट्रेशन ग्रेटर देन साइटोप्लाज्मा। सो कोई भी मटेरियल अगर साइटोप्लाज्मा से वैक्यूल में आता है तो वह आता है अगेंस्ट कंसंट्रेशन, और इसमें ऊर्जा लगता है। क्या लगता है? एनर्जी। तो इसमें एनर्जी लगता है। समझ रहे हो? तो लिख रहे हैं द कंसंट्रेशन in vacuole is greater than concentration in cytoplasma, so material move in vacuoles against gradient। और कुछ बच्चा अगर इसको अच्छा से और लिखना चाहता है तो लिख सकता है अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। कंसंट्रेशन का ग्रेडियंट आपको फिजिक्स में आएगा हीट ग्रेडियंट, मतलब हीट का चेंज होना। क्या होना? तो ज्यादा हीट से कम हीट। समझ रहे हो? ज्यादा हीट से कम हीट, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ये नोट पहला था। नोट दूसरा, देखो अमीबा का नाम सुने हो क्या आपने? अमीबा में भी वैक्यूल पाया जाता है। अमीबा एनिमल नहीं है, याद रखिए। 9-10 तक उसको एनिमल कहा जाता है, लेकिन 11th आ गया तो अमीबा एनिमल नहीं है, ना प्लांट है। ठीक है? तो अमीबा जो होता है उसके अंदर एक विशेष प्रकार का वैक्यूल होता है जिसको कहा जाता है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। क्या बोलते हैं? और वो वैक्यूल उसके अंदर पाया जाता है, और वह भी उसके अंदर ऑस्मो रेगुलेशन करता है। तो नोट में क्या लिखेंगे? अमीबा, जो कि एक तरह का प्रोटिस्टा है, ना तो प्लांट है ना एनिमल है, ये एक प्रकार का प्रोटिस्टा है। अमीबा कंटेन्स कॉन्ट्रैक्टाइल vacuoles which help in osmoregulation। osmoregulation पढ़ चुके हैं हम लोग, बैलेंस करना पानी और नमक का। तो अमीबा कंटेन्स कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, और अमीबा से कौन परिचित नहीं होगा यहाँ पर, है ना? कोई शेप नहीं होता अमीबा का। तो अमीबा में यह कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल पाया जाता है। यही है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। कॉन्ट्रैक्ट मतलब होता है कि जो सिकुड़ सके। क्या करने वाला? सिकुड़ने और फैलने वाला। इसीलिए ये सिकुड़ते रहता है और फैलते रहता है अपने हिसाब से।
ज्यादा मटेरियल आया तो फूल जाएगा, कम है तो पचक जाएगा, इसीलिए इसका नाम है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। और जाहिर सी बात है ये क्या करेगा, ऑस्मोरेगुलेशन। किडनी तो नहीं ना है इसके अंदर, सेल है, एक कोशिकीय जीव होता है, तो यही इसका ऑस्मोरेगुलेशन कहा जाता है। बहुत बार हम लोग जब पढ़ते थे तो इसे क्वेश्चन क्या आता था कि हमारे अंदर ऑस्मोरेगुलेशन किडनी करता है, तो अमीबा के अंदर वही काम कौन करता है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। या कभी कभी आता था कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल इक्वल टू किडनी, लीवर, हार्ट, क्या होगा, किडनी, क्या होगा, किडनी, है ना। एक और बात आता है, कोई अगर मान लो भोजन आ रहा है अमीबा के पास, ये है फूड, क्या है, फूड। ये फूड जो है या इसको धीरे धीरे क्या करेगा, अंदर की ओर लेगा, क्या लेगा, अंदर की ओर लेगा, इस तरह से। अब ये फूड जैसे ही अंदर आएगा, इसको वैक्यूल अपने अंदर ले लेगा। मतलब ये भोजन जैसे ही अंदर आएगा, मेम्ब्रेन इसको घेर लेगा, वैक्यूल क्या होगा, इसको अपने अंदर घेर लेगा और इसको पचा करके खत्म कर देगा। अब ये जो वैक्यूल बना है, चूंकि भोजन करने से बना है, इसीलिए इसको कहा जाता है फूड वैक्यूल। क्या बोलते हैं, फूड वैक्यूल। तो यह अमीबा और बहुत सारे प्रोटिस्टा में फूड वैक्यूल्स पाए जाते हैं। जाए सीधी बात, नो बकवास, भोजन आ रहा है, जैसे अंदर गया, एक मेम्ब्रेन से घिर गया, उसी अब ये स्ट्रक्चर को कहेंगे फूड वैक्यूल। अब इसमें एंजाइम्स होते हैं, भोजन को पचा लेगा, जो भी अवशिष्ट पदार्थ बचेगा उसको फिर सेल से बाहर निकाल देगा। ठीक है, तो ये आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, इसीलिए हम लोग यहां आना पड़ा, है ना। मेनी प्रोटिस्टा मतलब अमीबा भी इसमें इंक्लूड है। क्या बनाते हैं यह, फूड वैक्यूल्स। हम लोग जब पढ़ते तो अमीबा का एक चैप्टर था बहुत बड़ा, अमीबा का पूरा स्ट्रक्चर लेकर के बहुत बड़ा पढ़ना पड़ता था, करीब 2 क्लास में ये हम सर पढ़ाते थे इसको। तो अमीबा अब हटा दिया गया है आपके सिलेबस, बहुत चीज हटा दिया गया जी, हटाते जा रहा है, सिलेबस छोटा करते जा रहा है और नंबर भी बढ़ते जा रहा है। 720 आसान करेगा तो बच्चा ज्यादा समझेगा ना, तो बच्चा ज्यादा क्वेश्चन करेगा। ये आ गया आपका फेवरेट वैक्यूल। एनसीईआरटी में लिखा रहता है तो बहुत अच्छा लगता है, जब टीचर पढ़ाते लगता है होता है कि नहीं होता है, डाउट होता है कि नहीं। लेकिन वही चीज एनसीईआरटी में देख लेने के बाद संतुष्ट हो जाता है, चलो हम सही दिशा में हैं। तब देख लेते हैं, इसको जरा पढ़ लेते हैं। जैसा कि बताया, वैक्यूल आर मेम्ब्रेन बाउंड, मतलब मेम्ब्रेन से बाउंड मतलब घिरा, बहुत अच्छा। स्पेस है भाई, गटर है, क्या है, स्पेस लिखा है, नोट ऑर्गेनल नहीं होता है। फाउंड इन साइटोप्लाज्मा, साइटोप्लाज्मा सेल का प्लाज्मा। इट कंटेन्स, क्या क्या रखता है इसके पास, वाटर, सैप, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट
and other material not useful for sale, यूजफुल नहीं होता। द वैक्यूल इज बाउंड बाय सिंगल मेम्ब्रेन कॉल्ड टोनोप्लास्ट, पहले ही बताया है टोनोप्लास्ट कहते हैं इसके में। इन प्लांट सेल द वैक्यूल कैन ऑक्युपाई 90% स्पेस वॉल्यूम, है ना। इन प्लांट टोनोप्लास्ट फैसिलिटेट्स द ट्रांसपोर्ट ऑफ a number of iron and other material against concentration। देखो इसने भी लिख दिया है, क्या लिखा है, अगेंस्ट लिखा हुआ है, अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, मतलब चेंज के उल्टा, लो टू हाई, है ना, यही हुआ ना, छोटा से बड़ा, इनटू द वैक्यूल, हेंस देयर कंसंट्रेशन इज सिग्निफिकेंटली हायर देन इन द वैक्यूल देन इन द साइटोप्लाज्म। देखो ये लाइन भी इंपॉर्टेंट है, किसका कंसंट्रेशन ज्यादा है, वैक्यूल का, किसका, वैक्यूल का ज्यादा है साइटोप्लाज्मा से, और जो वस्तुएं आती हैं अंदर वह अगेंस्ट आती है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। क्लियर हो गया। अब क्या कह रहा है, देखो हमने लिखा है नोट्स में, इन अमीबा द कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल इज इंपॉर्टेंट फॉर द ऑस्मो रेगुलेशन, पढ़ा बता दिए ऑस्मो रेगुलेशन, बैलेंस करना। और देखो एक और चीज एनसीईआरटी ने लिखा है, एक्सक्रीशन, जो भी खराब पदार्थ है उसको क्या करना, एक्सक्रीशन करना। वही काम हमारा किडनी भी करता है। किडनी क्या एक्सक्रीट करता है, एक्सक्रीशन मतलब उत्सर्जन, एक्सक्रीशन मतलब क्या होता है, उत्सर्जन। उत्सर्जन पढ़े हो ना, खराब पदार्थों को, हानिकारक पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना। तो किडनी यूरिया को बाहर निकालती है, किसको निकालती है, यूरिया को। उसके बाद लिख रहा है, इन मेनी सेल एज इन प्रोटिस्ट फूड वैक्यूल्स आर फॉर्म बाय द इनगल्फिंग द फूड पार्टिकल। इनगल्फिंग का हिंदी क्या होता है, घोट जाना, घोटना समझते हो, लील जाना। जैसे आप लोग मसोसा 2 बार में ही लील जाते हो, है ना, गोलगप्पा 1 बार में लील जाते हो। हम लोग अंडा 5-6 बाइट में खाते हैं, बहुतों को देखते हैं ऐसे बेचारा पूरा अंडा है 1 बार में लील गया। और ये ज्यादा कब होता है, ये होता है शादी ब्याह में जाने के बाद, जल्दबाजी में खाना है। एक फ्रेंड के साथ गए थे, उसका नाम सागर था, बहुत मोटा सोटा था, उसको हम ही लेके गए थे, भोज भात हो रहा था, यहीं पटना में ही हो रहा था, उस समय स्टूडेंट लाइफ में थे। तो यहीं पर आप लोग नाला है ना, यहाँ पर नाला में जाओगे, पुल पार करोगे, थोड़ा सा इधर जाओगे तो मैरिज हॉल हुआ करता था पहले, अभी है कि नहीं पता नहीं है, उसी में मतलब शादी ब्याह था। इसको लेके गए थे, सोचे कि हम तो उतना नहीं खा पाएंगे, पहले बहुत पतला दुबला हुआ करते थे, तो जो 100 रुपये देंगे उसको, तो उसका आना चाहिए ना, मतलब वो बैलेंस हो जाना चाहिए, घटे में नहीं रहा जाता है कि नहीं। तो वो गया, सबसे पहले अंडा के पास गया, हम अंडा खाते नहीं थे, और वो करीब 7 से 8 अंडा डायरेक्ट ऐसे खा जाता था, ऐसे लिया और ऐसे, वो काट के भी दे रहा था, मतलब काटने का जरूरत नहीं है, अंडा ले रहा था, पहले अंडा खा लिया, उसके बाद हाथ में थोड़ा सा नमक जो होता है ना, वो भी जरूरी होता है, नमक खा गया, मिल गया होगा, है ना, बिना नमक का अंडा अच्छा नहीं लगता है, लेकिन हड़बड़ी में खा लिया, उसके बाद चिकन का पीस खाया, मतलब भयंकर चीज खाया वो, है ना। तो इंगल्फिंग मतलब होता है खा जाना, तो होगा ही, लिख देते, हाँ बहुत बढ़िया, निगल जाना, ये सबसे अच्छा है। तो फूड वैक्यूल क्या कैसे बनता है, जब फूड पार्टिकल को निगल जाता है अमीबा, तब क्या बनता है, फूड वैक्यूल बनता है। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल
बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। एनसीईआरटी में लिखा है, समझ रहे हो, वो भी काला अक्षर में लिखा है, काला अक्षर में वो भी लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, कितना इंपॉर्टेंट होगा। अब कोई बच्चा है, हमने उतना पढ़ाया, अब कोई बच्चा है खाली इसी को देख लिया जाकर, कम पढ़ा, कम पढ़ा ना, इसी को जाकर के पढ़ लिया, नीट में तो यही डायरेक्ट आने वाला है, कम पढ़ के सेलेक्ट हो गया। हम बार बार बोलते हैं कम पढ़ के सेलेक्ट हो जाओ, एनसीईआरटी पढ़ो और इसको पढ़ के सेलेक्ट हो जाओ। तो इसको हम लोग कहाँ ले जाएंगे, अपने कॉपी में, कहाँ ले जाएंगे इसको, अपने कॉपी में यहां पर लेके चले गए। क्या हो गया जी, अच्छा यहीं रह गया, लो चिपक भी गया ये, अब ये नहीं हिलेगा, हाँ हिल जाएगा। ये करने का क्या मतलब होता है, आप भी जाकर के घर में जाकर के इस सबको इसे से घेर दो, हम इस जो घेर दिए ना यही आता है, उसका पूछने का है ही नहीं, अब कहां से पूछेगा वो। ये हो गया, ये हो गया आपका पूरा का पूरा वैक्यूम। ठीक है, तो आप लोग इसको रिवाइज करो, है ना, इसको अभी थोड़ा देर रिवाइज करो, क्योंकि कंटिन्यू पढ़ने से क्या होता है, माइंड सैचुरेट हो जाता है। ये कहाँ आ गया जी, अच्छा इसको देखो एक बार, है ना, 2-3 मिनट इसको देखिए, है ना, 5 मिनट इसको देखकर अपना कॉपी पढ़िए या इसको पढ़िए या एनसीईआरटी, एनसीईआरटी लाते हैं ना सब लोग, एनसीईआरटी इसको इसको देखिए, फिर डीपीपी का भी क्वेश्चन थोड़ा बनाना है, असाइनमेंट का भी बनाना है। कोई असाइनमेंट का क्वेश्चन नहीं बना रहे हो, बनाए हो ना, करवाएंगे अभी, तो उसको देखिए, जो नहीं बनाया हो असाइनमेंट देखिए, 2 मिनट ओनली एंड ओनली।
इसका बनाओ, डीपीपी का क्वेश्चन बनाओ पहले। नहीं, सब नहीं बनाना है। एक नंबर बनाइए, सबसे पहले एक नंबर बनाइए। राइबोसोम आर मेड अप ऑफ, किससे बना है? आरएनए प्रोटीन। 2 नंबर, एंथोसायनिन पिगमेंट ऑकर्स इन सेल सेल। राइबोसोम आर निगेटिव या पॉजिटिव? जो निगेटिव बोला कैसे हुआ निगेटिव, कैसे जानेंगे? कोई रीजन होगा ना, बना रहे हो जी। राइबोसोम आर है ना, देखो राइबोसोम जो है, ध्यान से देखना, ये जो राइबोसोम है आपका वह बना हुआ है आरएनए और प्रोटीन्स। प्रोटीन तो छोड़ देते हैं, आरएनए इसका फुल फॉर्म है राइबो न्यूक्लिक एसिड। क्या है? यह एसिड है और यह निगेटिव चार्ज होता है। डीएनए भी कैसा चार्ज होता है? निगेटिव। याद रखना, डीएनए और आरएनए निगेटिव चार्ज होता है, इसीलिए राइबोसोम निगेटिव होता है। 4 नंबर, विच आयन होल्ड्स द टुगेदर राइबोसोम सब यूनिट? मैग्नीशियम, पढ़ाए थे। 5 नंबर, 70s राइबोसोम आर प्रेजेंट इन प्रोकैरियोट, यूकैरियोट, प्रोकैरियोट यूकैरियोट, प्रोकैरियोट यूकैरियोट वायरस। क्या होगा? प्रोकैरियोट में होता है। कहां होता है? लेकिन कुछ यूकैरियोट का पार्ट जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, उसमें भी 70s था ना। हमने क्या लिखा है? प्रोकैरियोट में कैसा होता है? 70s और यूकैरियोट में 80s। ये बात सही है, ठीक है। लेकिन कुछ यूकैरियोट के पार्ट जैसे आप लोग माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट पढ़े थे, इसमें भी हमने गरज गरज कर बोला था, इसमें भी 70s आता है। अगर ऐसा ऑप्शन होता प्रोकैरियोट ओनली, यूकैरियोट ओनली, लेकिन यहां पर प्रोकैरियोट यूकैरियोट बोथ दे दिया है, तो दोनों आंसर हो जाएगा। अगर सी नंबर आंसर नहीं होता, ए और बी होता खाली, तो क्या मारते? ए मारते। क्लियर हो गया? तो यूकैरियोट में भी कहीं भंडा भंडा 4 है। 6 नंबर, फंक्शनल यूनिट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, वैसा यूनिट, कार्यात्मक इकाई जो प्रोटीन का क्या करे? कौन करेगा? पॉलीराइबोसोम। कौन करेगा? बताए थे ना, यही पॉलीराइबोसोम प्रोटीन का निर्माण करती है। क्या होगा आंसर? पॉलीसोम। 7 नंबर बनाइए। जो लोग क्लास नहीं किए हैं उनसे अभी नहीं बनेगा, बाद में बन जाएगा, है ना, घबराने का जरूरत नहीं है, सबसे बन जाएगा। Which one is mismatched pair? Largest isolated egg of ostrich single cell? सही की गलत? कह रहा है कि ऑस्ट्रिच शुतुरमुर्ग का अंडा लार्जेस्ट होता है सेल। सही की गलत? सही है ना, ये शुरू में पढ़ाए थे। बी नंबर, गोल्जी एपरेटस डिस्कवर्ड बाय अल्टमैन, कौन किया था? गोल्जी बॉडी को किसने आविष्कार किया? कैमिलो गोल्जी। किसने किया था जी? भूल गए? ये गलत हो गया। सी नंबर, माइटोकॉन्ड्रिया नेम वाज गिवन बाय बेंडा, ये सही है, पढ़े हुए। लाइसोसोम डिस्कवर्ड बाय सी डुबे, डी डुबे, सही है। तो गलत कौन हो गया? बी नंबर। बी नंबर हो गया ना गलत। अब है 8 नंबर भी आपसे बनना चाहिए, इसको बनाओ 8 नंबर, तो मैच करना है। पता है ना, इस बार 20 क्वेश्चन आया था बायोलॉजी में मैचिंग, अकेले बायोलॉजी में 20 क्वेश्चन आया,
और मैचिंग क्वेश्चन दुनिया का सबसे आसान क्वेश्चन होता है। इसमें से दो भी मालूम है तो पूरा हो जाएगा। इसमें मैच करो। सब लोग पढ़ चुके हैं, जो लोग नहीं पढ़े हैं कोई बात नहीं, खाली आप देखिए। ए हो रहा है, सब लोग बनाओ जी, मिलान करना है आपको। रफ ई आर क्या होगा उसका, बनाओ बनाओ। क्या है आंसर इसका जी? सब लोग नहीं बना रहे हो? जो पढ़े उसको उनसे बनना चाहिए ना, जिनका छूट गया तो उनसे तो हम एक्सपेक्ट नहीं करेंगे ना। क्या है आंसर? ए होगा ना, है ना? तो आर यार किससे मैच किए? 1 2 3 4 किससे? 3। और बी किससे किए? 2। चलो अच्छा है। और सी किससे किए मैच? चलो बहुत बढ़िया। 9 नंबर, रीड द गिवन स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग ए सेल ऑर्गेनली। इसको बनाओ 9 नंबर। कुछ लोग बना भी लिया, बनाओ 9 नंबर। और देखो कहीं पर भी स्पेलिंग में प्रॉब्लम हो रहा है, फिर वो लैंग्वेज समझ में नहीं आ रहा, एकदम बोल देना आपको खड़ा होके। इंग्लिश में लैंग्वेज समझ में ना आना ये बहुत छोटा मोटा बात है, ये छोटा सा बात। नहीं आ रहा है तो उसको बोल देना है, कुछ दिन में खत्म हो जाता है उसमें। हम लोग को भी दिक्कत होता था इंग्लिश में, और आजकल तो इंग्लिश ही इंग्लिश खाली पढ़ते हो, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम, खाली इंग्लिश ही आता है, तो इंग्लिश में बच्चा को दिक्कत नहीं होता। 9 नंबर क्या होगा? पहला है इट कंटेन्स वाटर, सैप, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड अदर अनवांटेड मटेरियल। 2 नंबर, इट इज बाउंडेड बाय सिंगल मेम्ब्रेन कॉल्ड टोनोप्लास्ट। तीसरा, इन प्लांट सेल इट कैन ऑक्युपाई अप टू 90%। इट कंटेन्स फॉर्म सेल्स है, इट मेंटेन टर्गर प्रेशर, देखो लिखा हुआ है, क्या होगा? वैक्यूल्स। और देखो सब एनसीईआरटी का लाइन है, इसीलिए कहते हैं ना ये डीपीपी जो है आपको नीट में सिलेक्शन करवा देगा। 10 नंबर भरना है, फिल इन द ब्लैंक्स। आर ग्रेनुलर स्ट्रक्चर फर्स्ट ऑब्जर्व अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एज डेंस पार्टिकल इन 1955। क्या बढ़ाएगा यहाँ? राइबोसोम। क्या बढ़ाएगा? राइबोसोम आर ग्रेनुलर स्ट्रक्चर, बताए दानेदार होता है, पार्टिकल के जैसा होता है। और डिस्कवरी किसने किया था? पैलेडे। किसने? 11 नंबर, राइबोसोम आर कंपोज्ड ऑफ, किससे बना है? प्रोटीन और आरएनए, सही है। 12 नंबर, राइबोसोम ऑफ साइटोप्लाज्मा, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया रिस्पेक्टिवली। साइटोप्लाज्मा में कौन सा राइबोसोम होगा? एटीएस। क्या होगा? सेल का साइटोप्लाज्म एटीएस। उसके बाद क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया कैसा होता है? 70S लिखा है, तो 80S 70S 70S। देखो इसी के कारण यूकैरियोट बदनाम है। यूकैरियोट में होता है 80S, लेकिन इसका क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया जो है वह 70S हो जाता है, इसीलिए बदनाम है। 13 नंबर, राइबोसोम आर सिंथेसिस इन, कहां बनता है राइबोसोम? न्यूक्लियोलस, साइटोप्लाज्मा, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी कॉम्प्लेक्स। न्यूक्लियोलस लिखा है बायोजेनेसिस में।
14 नंबर, सेलेक्ट वन विच इज नॉट ट्रू फॉर राइबोसोम। ट्रू नहीं है राइबोसोम के लिए। मेड ऑफ 2 सब यूनिट, सही की गलत? 2 सब यूनिट से बना होता है ना। बी नंबर, फॉर्म पॉलीसोम, ये भी सही है। मे अटैच टू mRNA, ये भी सही है, अटैच होता है ना। हैव नो रोल इन फोटोसिंथेसिस, ये तो बिल्कुल गलत, डी हो जाएगा। 15, व्हाट इज टोनोप्लास्ट? मेम्ब्रेन बाउंड्री ऑफ वैक्यूलिन प्लांट सेल। क्लियर? ये हो गया आपका डीपीपी। इसमें राइबोसोम, लाइसोसोम नहीं था जी, नहीं था ना, एक भी क्वेश्चन था, हाँ थोड़ा मोड़ा था कहीं कहीं पर, चलो कोई बात नहीं, इसलिए हमने लाइसोसोम भी इसमें डाल दिया। ये जो क्वेश्चन बनाते हैं हर साल अलग अलग रहता है, खुद से बनाते हैं, समझ रहे हो। असाइनमेंट बना है ना, कौन कौन सा है? पिछले क्लास में हमने असाइनमेंट से किसका दिया था? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी बॉडी। उसमें कोई प्रॉब्लम भी है? सब बना लिए, बन गया सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है जी, सब बना लिए। एक दो को में तो डाउट होना चाहिए। तो चलो डाउट नहीं है तो गोल्जी बॉडी तक हम लोग का क्वेश्चन असाइनमेंट का हो चुका है। इसके बाद हम देंगे अगले क्लास में राइबोसोम का क्वेश्चन, इससे लाइसोसोम का देंगे, ठीक है, अगले क्लास में। आज का क्लास यही रहने देते हैं, है ना। आप लोग क्लास बंक नहीं करना है किसी दिन।